चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो बहुत शांत तरीके से हुई थी, पर आज उसमें बहुत शोर है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कप्तान की जिसने टेस्ट क्रिकेट में आज तक एक भी हार का मुंह नहीं देखा। हाँ, यानी एक ऐसा रिकॉर्ड जो सच में हैरान करता है। बिल्कुल। और याद कीजिए वो 36 रन वाला ऑल आउट, जब सबको लगा था कि टीम का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है, तब वापस आकर एक ऐसी ऐतिहासिक सीरीज जीत दिलाना जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। वही तो, वो आइसमैन वाली छवि। सही कहा। पर आज मतलब 6 अप्रैल 2026 में वही शांत और संयमित आइसमैन अचानक अपने आलोचकों पर जमकर भड़क रहे हैं, उन्हें ईर्ष्यालु यानी जेलस बता रहे हैं। तो आज के इस गहराई से की गई चर्चा में हम अजिंक्य रहाणे के इस उतार चढ़ाव भरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। और इस विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी विस्तृत हैं। हमारे पास हाउसस्टैट और माइकल के डिटेल्ड आंकड़े हैं, उनकी विकिपीडिया बायोग्राफी है, द इंडियन एक्सप्रेस का एक बेहद बारीक टेक्निकल एनालिसिस है, और साथ ही एनडीटीवी, न्यूज बाइट्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्कुल ताजा खबरें भी मौजूद हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे एक शांत स्वभाव वाला खिलाड़ी जिसने डोंबिवली की साधारण पिचों से शुरुआत की, वो भारत का सबसे सफल अनडिफीटेड टेस्ट कप्तान बना, और आज 38 साल की उम्र में केकेआर का कप्तान बनने के बाद अचानक उनका संयम क्यों जवाब दे रहा है। देखिए, इस लंबे सफर को समझने के लिए हमें उनकी नींव को देखना होगा। 1988 में उनका जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसी बड़ी या महंगी क्रिकेट एकेडमी में उन्हें भेजा जा सके। तो उन्होंने शुरुआत कहां से की? 7 साल की उम्र में उन्होंने डोंबिवली में मैटिंग विकेट्स पर खेलना शुरू किया, और स्रोत बताते हैं कि 17 साल की उम्र में जाकर उन्हें प्रवीण अमरे जैसे दिग्गज कोच की निगरानी मिली। मैटिंग विकेट्स मतलब वो जो जूते की मैट बिछाकर खेलते हैं? हाँ, वही। लेकिन वो जो शुरुआती 10 साल मैटिंग विकेट पर थे ना, वही उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। एक मिनट में यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बचपन में अच्छी सुविधाएं ना मिलना तो एक नुकसान है, पर क्या आप ये कह रहे हैं कि उन साधारण मैटिंग विकेट्स ने उन्हें बेहतर बैट्समैन बनाया? एक तरह से हाँ। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि मैटिंग विकेट्स पर गेंद पिच पड़ने के बाद अचानक से स्किड करती है या एक असमान उछाल लेती है। अच्छा, मतलब बाउंस अनप्रेडिक्टेबल होता है? बिल्कुल। ऐसी पिचों पर अगर आप आगे बढ़कर यानी फ्रंट फुट पर खेलने की आदत डालेंगे तो आप हमेशा खतरे में रहेंगे। खिलाड़ी नेचुरली बैक फुट पर खेलना सीख जाता है। ओह, तो वजन पीछे रखना पड़ता है। सही पकड़ा आपने। उनका वजन पीछे रहता है और वो गेंद को लेट खेलने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। जब रहाणे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए तो उनकी इस बैकफुट टेक्निक ने ही उन्हें फास्ट और बाउंसी पिचों पर सफल बनाया। ये बहुत दिलचस्प है। पर देखिए, जब 2013 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में अपना टेस्ट डेब्यू किया तो वो टेक्निक कुछ खास काम नहीं आई थी। दोनों पारियों में सिंगल डिजिट स्कोर थे उनके। हाँ, डेब्यू का दबाव था वो। मुझे याद है उस वक्त मीडिया में काफी बवाल मचा था। लोगों ने उनकी क्षमता पर सीधा सवाल उठा दिया था कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट का शेर अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेल सकता है। देखिए, डेब्यू मैच का दबाव ही अलग लेवल का होता है। वहाँ टेक्निक से ज्यादा नर्व्स का खेल होता है। लेकिन उनका असली टेस्ट तो उसके बाद हुआ ना। आप साउथ अफ्रीका दौरे की बात कर रहे हैं? हाँ, डेब्यू में फेल होने के बाद अगला बड़ा टेस्ट दौरा साउथ अफ्रीका का था। सामने डेल स्टेन, मॉन मॉर्केल और वर्नन फ्लैंडर जैसे बॉलर्स थे, और वो भी उनकी अपनी बाउंसी पिचों पर। वहाँ खेलना तो वैसे भी किसी सपने जैसा या डरावना अनुभव होता है नए खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल। वहाँ अगर रहाणे फेल होते तो शायद उनका टेस्ट करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन डर्बन में उन्होंने 96 रन बनाए, और वहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। न्यूजीलैंड में वेलिंगटन जैसी मुश्किल पिच पर 118 रन, और फिर 2014 में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वो 103 रन की पारी। ये सब उनके करियर के टर्निंग पॉइंट्स थे। सही कहा। ऑस्टार के आंकड़े दिखाते हैं कि अब तक 85 टेस्ट मैचों में उन्होंने 5077 रन बनाए हैं। इनमें 12 शतक शामिल हैं। और वेस्टइंडीज के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड हैरान करने वाला है। वहाँ उनका एवरेज करीब 72 का है, जो कि उनकी कंसिस्टेंसी दिखाता है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, इन आंकड़ों के बीच एक लगातार उतार चढ़ाव भी रहा है। जब भी वो फॉर्म से बाहर हुए, उन्होंने अपनी टेक्निक में कोई ना कोई बदलाव जरूर किया। द इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल हमारे स्रोतों में है, वो इसका बहुत गहरा विश्लेषण करता है। हाँ, वही 2023 के WTC फाइनल का एनालिसिस ना।
जिसमें उन्होंने 89 रन बनाए थे। उस आर्टिकल में उनकी बैटिंग स्टांस के बारे में खास बात लिखी थी। बिल्कुल, कहा गया कि उन्होंने अपना बैट काफी नीचे रखना शुरू कर दिया था, जबकि पहले वो बैट को हवा में ऊपर रखते थे। मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब ये बिल्कुल किसी स्मार्टफोन के बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने जैसा लग रहा है। बाहर से फोन वैसा ही दिखता है, पर उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और बैटरी लाइफ अचानक दुगनी हो जाती है। ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या क्रिकेट में इतनी छोटी सी तकनीकी तब्दीली सच में किसी खिलाड़ी का पूरा गेम बदल सकती है? इसे बायोमैकेनिक्स के नजरिए से समझते हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि जब आप बैट को बहुत ऊपर रखते हैं तो डाउनवर्ड स्विंग के वक्त एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अच्छा, मतलब बैट को गेंद तक आने में लंबा रास्ता लेना पड़ता है। हाँ, और इस लंबे रास्ते में टर्ब्यूलेंस या असंतुलन पैदा होने की गुंजाइश ज्यादा होती है, खासकर तब जब सामने मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस जैसे पेसर हों। यानी गेंद तक पहुंचने में मिलीसेकंड की भी देरी या बैट का थोड़ा सा भी एंगल घूमना खतरनाक हो सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब रहाणे ने अपना बैट थोड़ा नीचे और स्थिर किया तो उस टर्बुलेंस को उन्होंने खत्म कर दिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर उनका अपने हाथों का कंट्रोल बेहतर हो गया। ओह, और जब हाथ और बैट का एंगल कंट्रोल में होते हैं तो खिलाड़ी का सिर भी स्थिर हो जाता होगा। वही मुख्य बात है। उनका हेड पोजीशन WTC फाइनल में एकदम स्टिल था। इससे वो गेंद को आखिर तक देख पाए और काफी लेट खेल पाए। वेट, लेट खेलने से क्या होता है? क्रिकेट में जब आप लेट खेलते हैं तो आपके पास हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा कंट्रोल होता है। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये दिमाग और हाथ के बीच का नया कनेक्शन था। दिमाग और हाथ का कनेक्शन। चलिए इस दिमाग वाले हिस्से को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि तकनीकी क्षमता से कहीं ज्यादा रहाणे को उनकी मानसिक स्थिरता के लिए जाना गया। और यहाँ से हम उनके करियर के सबसे दबाव वाले हिस्से में दाखिल होते हैं, द आइस मैन की कप्तानी। 2020-21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये सीरीज तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एडिलेड का मैदान, भारतीय टीम सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो जाती है। विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर वापस लौट जाते हैं। उस वक्त सभी ने मान लिया था कि भारत अब 4-0 से सीरीज हारेगा। पर ऐसे वक्त में टीम की कमान रहाणे के हाथ में आई। वही मैं सोच रही थी। अधिकतर लोग आम तौर पर मानते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर या जब टीम इतने बड़े सदमे में हो तो एक आक्रामक कप्तान की जरूरत होती है, जो ड्रेसिंग रूम में जोश भरे, गुस्सा दिखाए। तो क्या रहाणे की इस टैक्टिकल पेशेंस यानी स्ट्रैटेजिकल शांति ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो जब माहौल पहले से ही पैनिक से भरा हो, जब हर खिलाड़ी अपना आत्मविश्वास खो रहा हो, तब अगर कप्तान भी आक्रामक हो जाए तो टीम पूरी तरह बिखर सकती है। ये बात तो सही है। ऐसे में शांति ही सबको जोड़ सकती है। बिल्कुल। रहाणे ने मेलबर्न में जो 112 रन की पारी खेली, वो सिर्फ रन्स नहीं थे, वो पूरी टीम के लिए एक मैसेज था कि यहाँ टिके रहना मुमकिन है। उन्होंने शांति से ड्रेसिंग रूम का विश्वास जीता। और इनकी कप्तानी के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। क्रिकेट मैंटो के अनुसार 6 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी की, 4 जीते और 2 ड्रॉ रहे। यानी कोई हार नहीं, 67% की विन रेट। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सिर्फ टेस्ट नहीं, 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 ODI मैचों में कमान संभाली थी। वहां भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया था। पर एक चीज मुझे अभी भी हैरान कर रही है। पूछिए, क्या चीज? द इंडियन एक्सप्रेस का एक दिलचस्प किस्सा है। 2021 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव वॉ ने रहाणे की मेंटोरिंग की थी, उनके साथ वक्त बिताया था। हाँ, और इस बात की भनक जब उस वक्त के ऑस्ट्रेलियन कोच जस्टिन लैंगर को लगी थी तो उन्होंने इसे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रेड फ्लैग बताया था। वही ना, जस्टिन लैंगर जैसे अग्रेसिव इंसान को एक शांत खिलाड़ी और एक पूर्व आइसमैन की इस मुलाकात से इतने खतरे की घंटी क्यों सुनाई दे रही थी? क्योंकि लैंगर जानते थे कि साइलेंट अग्रेशन कितना खतरनाक हो सकता है। स्टीव वॉ खुद इस फिलॉसफी के मास्टर थे। आक्रामकता हमेशा शोर मचाने या गाली देने में नहीं होती। तो फिर किस चीज में होती है? खामोशी से ऐसी फील्ड सेट करना जो ऑपोजिशन को परेशान करे, अपने बॉलर्स को ठीक उस वक्त लाना जब सामने वाला सेट हो रहा हो। ये आक्रामकता का एक और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप है। अच्छा, मतलब माइंड गेम्स खेलना बिना कुछ बोले। एकदम सही। और लंगर इसलिए परेशान थे क्योंकि एक शांत कप्तान को आप स्लेजिंग से उकसा नहीं सकते। अगर विराट को ही पर स्लेजिंग होती है तो वो रिएक्ट करते हैं, जिससे गेम का टेम्पो बदल जाता है। पर रहाणे, वो शायद बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, वो आपके माइंड गेम्स का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। लंगर को डर था कि ये संयम भारतीय टीम की एक ऐसी ढाल बन जाएगा जिससे तोड़ना मुमकिन होगा, और वही हुआ। वाह,
ये सच में हैरान करने वाला है। और वही संयम जिसने उन्हें टेस्ट में बचाया, उसने उन्हें T20 में भी नई जिंदगी दी। अब हम उनके व्हाइट बॉल एवोल्यूशन की बात करते हैं, जो आज के दौर की कहानी है। ये ट्रांजिशन आसान बिल्कुल नहीं था। एक टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट का T20 फॉर्मेट में ढलना, जहां सिर्फ पावर हिटिंग और स्ट्राइक रेट का बोलबाला होता है। सही कहा। मुझे याद है IPL के शुरुआती दिनों में जब वो मुंबई इंडियंस में थे, तो उन्हें बेंच पर काफी वक्त बिताना पड़ा था। हाँ, उनका गेम उस वक्त T20 के हिसाब से इवॉल्व ही नहीं हुआ था। असली बदलाव तब आया जब वो राजस्थान रॉयल्स से जुड़े, जहां उन्हें राहुल द्रविड़ की मेंटरशिप मिली थी। पर द्रविड़ और रहाणे दोनों ही तो टेस्ट क्रिकेट के क्लासिकल मोल्ड से आते हैं। तो ऐसी क्या नसीहत दी होगी जिससे T20 का ब्लूप्रिंट ही बदल गया? द्रविड़ ने उन्हें समझाया कि T20 में हर बॉल पर स्लॉगिंग करना या छक्के मारना जरूरी नहीं है। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर्स को देखिए, जब सिर्फ 2 फील्डर सर्कल के बाहर होते हैं। उस वक्त पावर से ज्यादा प्लेसमेंट की जरूरत होती है, राइट? वही तो द्रविड़ ने उन्हें सिखाया कि अपनी सॉलिड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए गैप्स कैसे ढूंढने हैं, अपना आकार यानी शेप बनाए रखकर ग्राउंडेड शॉट्स पर कैसे भरोसा करना है। और इसी सीख का नतीजा था वो 2012 का शानदार IPL शतक। और फिर RPS और दिल्ली कैपिटल से होते हुए 2023 में वो CSK के पास गए। वहां उन्होंने 175 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेली गई पारियों के दम पर अपना पहला IPL टाइटल जीता। और आज माइखेल के 2026 के आंकड़े देखिए, 200 IPL मैचेस और 5107 रन। और सबसे बड़ी बात तो पिछले साल 2025 में हुई। KKR ने उन्हें 1.5 करोड़ में खरीदा और कप्तान बना दिया। आज 2026 में भी वो KKR के लिए खेल रहे हैं और शुरुआती 2 मैचों में ही 75 रन बना चुके हैं। ये उनकी खुद को ढालने की क्षमता यानी एडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रमाण है। पर देखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एक तरफ ये चकाचौंध भरी कामयाबी है और दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों का स्ट्रगल भी है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप डोमेस्टिक और काउंटी क्रिकेट की बात कर रही हैं? हाँ, 2024 में उन्होंने लेस्टरशायर के साथ अनुबंध किया था, पर वो निगल्स या चोटों की वजह से बीच में ही खत्म करना पड़ा। हालांकि उन्होंने वनडे कप में वहां 378 रन बनाए थे। वो तो है। और फिर इस साल जनवरी 2026 में उन्होंने पर्सनल रीजंस देकर रणजी ट्रॉफी के बचे हुए मैचों से नाम वापस ले लिया। ये वही मुंबई टीम है जिसकी कप्तानी उन्होंने खुद ही शार्दुल ठाकुर को सौंपी थी। इन सब बातों का उनके दिमाग पर असर तो पड़ता ही है। वही मेरा मेन सवाल है, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया की इस अप्रैल 2026 की ताजा खबर बताती है कि IPL के दौरान इस शांत स्वभाव वाले रहाणे ने अपने आलोचकों पर जमकर भड़ास निकाली है, उन्हें जेलस कहा है। ये हिस्सा वाकई हैरान करने वाला है ना? जो इंसान एडिलेड के 36 ऑल आउट के बाद भी शांत था, जिसके कप्तानी रिकॉर्ड में कोई हार नहीं है, उसका अब 2026 में आलोचकों पर इस तरह से भड़कना क्या दर्शाता है? क्या ये किसी लंबे फ्रस्ट्रेशन का उबाल है? देखिए, ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हमें यहाँ दोनों पक्षों के राय को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। बिल्कुल, हमें बस स्रोतों की जानकारी सामने रखनी है। तो एक तरफ वो आलोचक हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि एक 38 साल के खिलाड़ी को फ्रेंचाइज क्रिकेट में अब भी क्यों जगह मिल रही है जबकि युवा पावर हिटर्स बाहर बैठे हैं। उनका तर्क ये है कि हमें भविष्य की तरफ देखना चाहिए। और दूसरी तरफ समर्थक है जो अनुभव और बिग मैच टेम्परामेंट की बात करते हैं, जिसे किसी एकेडमी में सिखाया नहीं जा सकता। सही कहा, लेकिन अब इसे उस खिलाड़ी के नजरिए से देखिए जिसने भारत के लिए ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसका कप्तानी रिकॉर्ड अनडिफीटेड है। उस इंसान को अगर हर टूर्नामेंट में, हर मैच में अपना वजूद साबित करना पड़े, तो किसी भी शांत इंसान का संयम टूट सकता है। यानी ये गुस्सा किसी एक खबर या एक मैच की आलोचना पर नहीं है। नहीं, ये उन सालों के दबाव का नतीजा है जहां आपको कभी एक स्थायी दर्जा नहीं मिलता। आप लगातार ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, पर उसे इग्नोर कर दिया जाता है और एक खराब पारी आते ही लोग आपके करियर का दी एंड लिखने लगते हैं। ये हमें हमारी आम जिंदगी के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। कॉर्पोरेट दुनिया को ही ले लीजिए। अगर कोई दिखावटी एम्प्लॉय जो हमेशा बोलता रहता है, वो अगर 2 बार टारगेट मिस करे तो लोग कहते हैं कि उसकी हालत ठीक नहीं है। पर कोई चुपचाप अपना काम करने वाला इंसान एक छोटी सी गलती करे तो उस पे सब सवाल उठाने लगते हैं। एकदम वही बात है। आप चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो, लगातार अपनी उपयोगिता साबित करने की चुनौती कभी खत्म नहीं होती। रहने के साथ हमेशा यही हुआ है।
और उनका शांत स्वभाव आलोचकों के लिए उन्हें टारगेट करना आसान बना देता है। सही कहा, क्योंकि शांति और संयम से टीआरपी नहीं आती, ना ये सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट बनाते हैं। एक छोटा सा स्टांस का बदलाव WTC फाइनल बचा लेता है और शांत अप्रोच एडलेड के बाद टीम को जिता देती है। पर आखिर में ध्यान हमेशा शोर मचाने वालों पर ही जाता है। इस गहराई से की गई चर्चा को यहाँ समेटना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि ये सफर बहुत लंबा रहा है। हाँ, डोंबिवली की अनइवन बाउंस वाली मैटिंग पिचों से शुरू होकर ये सफर आज KKR की कप्तानी तक पहुंच चुका है। डर्बन और लॉर्ड्स की पिचेस हो, WTC फाइनल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बारीक बदलाव हो, या फिर एडलेड की राख से निकलकर स्टीव वॉ के संयम से सीखकर एक ऐतिहासिक जीत बनानी हो, इन सब ने अजिंक्य रहाणे को एक बेमिसाल खिलाड़ी बनाया है। और आज T20 की इस तेज तरार दुनिया में वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। पर इन सारे स्रोतों और आंकड़ों को देखने के बाद मैं आखिर में एक नया सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमने ठीक से अभी तक बात नहीं की। वो क्या है? आज के इस दौर में जब खेल की दुनिया सिर्फ फ्लैम्बॉयंट और दिखावटी सुपरस्टार्स को ही सबसे ज्यादा तवज्जो देती है, जो हमेशा सोशल मीडिया रील्स और हेडलाइंस में छाए रहते हैं, तो क्या क्रिकेट का इकोसिस्टम रहाणे जैसे शांत, लगातार परफॉर्म करने वाले और लो प्रोफाइल खिलाड़ियों की असली अहमियत समझने में पूरी तरह नाकाम रहा है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि भविष्य का क्रिकेट इतिहास उन्हें उनके मौजूदा समय से कहीं ज्यादा बड़ा और सम्मानजनक दर्जा देगा? एक ऐसा आइसमैन जिसे वक्त ने बार बार गिराकर परखा, पर वो हमेशा वापस खड़ा हो गया। हमें लगता है समय इसका बेहतर जवाब देगा। इस मुद्दे पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ स्रोतों की इस बेहद रोचक और गहराई से की गई चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।